प्यारे बच्चों, आपका प्लस टू क्लास में स्वागत है। केमिस्ट्री में आपका जो तीसरा यूनिट है सॉल्यूशंस, उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका ऑस्मोसिस। सबसे पहले डेफिनेशन आती है ऑस्मोसिस की, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस समझने के लिए मान लो हम एक कंटेनर लेते हैं और उसको एक सेपरेट कर देते हैं एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें दो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी, और इनके बीच में हमने पार्टीशन कर दिया बाय इंसर्टिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स जो हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है टू पास थ्रू इट, बट सॉल्यूट पार्टिकल्स को वो अपने में से पास नहीं होने देती है। अब मान लो आप ए में लेते हैं, ए कंपार्टमेंट में कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और बी में लेते हैं आप या तो प्योर सॉल्वेंट वाटर या फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो अब क्या होता है इसमें कि ए कंपार्टमेंट में अगर आप ध्यान से देखें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट जो है वो कुप्रिक कैटाइन और सल्फेट एनाइन है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये जो है वो हाई कंसंट्रेटेड जोन से लो कंसंट्रेटेड जोन की तरफ ये फ्लो होना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके सब माइक्रोस्कोपिक पोर हैं, जो इन पोर्स में से सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती है। इसलिए सॉल्यूट पार्टिकल जो है आपके कंपार्टमेंट ए में ही रह जाते हैं और ये पास नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपार्टमेंट बी। अब कंपार्टमेंट बी में सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंपार्टमेंट ए, क्योंकि कंपार्टमेंट बी में या तो आपने प्योर वाटर सॉल्वेंट लिया है सॉल्यूशन का, या वेरी डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है कंपार्टमेंट बी में। तो अब इसमें जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बी में ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंपार्टमेंट ए। तो सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल हैं वो कंपार्टमेंट बी से थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास होना शुरू कर देंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, यानी कि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने में से पास नहीं होने देती है। सिर्फ इसमें वाटर मॉलिक्यूल ही जो है वो क्रॉस हो सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि इसके सब माइक्रोस्कोपिक पोर जो हैं वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही पास होने देंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो लार्ज साइज ने वो इनमें से पास नहीं हो सकते। तो इससे क्या होगा फिर, अब देखिए बी से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ए की तरफ जो है वो अधिक मात्रा में फ्लो करना शुरू कर देंगे, जबकि ए कंपार्टमेंट से बी की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कम फ्लो करेंगे, यानी कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड और प्योर सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इससे धीरे धीरे जो आपका हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका लेवल जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा लेवल जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता है।
तो अब हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑस्मोसिस इज द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और low concentrated solution towards the more concentrated solution through a semi-permeable membrane. So this process is called osmosis. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो है वो कितने टाइप्स की होती है? एक तो होती है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल जैसे वेजिटेबल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन है, जस्ट अंडर द स्किन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो सेमी परमेबल होती है, पिग्स ब्लैडर एक्सेट्रा। दूसरी होती है मैन मेड, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे parchment paper, cellophane and certain freshly precipitated inorganic substances, for example copper ferrocyanide, silicate of iron, cobalt, nickel etc., जो कि पेस्ट कर दी जाते हैं इन द वॉल ऑफ पोरस पॉट। जैसे आपको पता है पोरस पॉट क्या होता है, परमेबल टू बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो अगर आप इन प्रेसिपिटेट्स का पेस्ट उस पे लगा देते हैं तो वो पोरस पॉट क्या बन जाएगा, आपका सेमी परमेबल बन जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मान लो दो हमारे पास कंपार्टमेंट है, उनको बीच में से जो है वो कनेक्ट कर दिया हुआ है और बीच में एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया दोनों कंपार्टमेंट्स को। तो एक कंपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, और दूसरे कंपार्टमेंट में हम जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, जो वाटर में है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डिजोल्व करके हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, सॉल्वेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है दे विल स्टार्ट स्पॉन्टेनियसली फ्लोइंग फ्रॉम सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन। लेकिन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको अलाउ करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को ही पास करना शुरू करेगी, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकते। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस पिस्टन पर, और धीरे धीरे पिस्टन जो है वो प्रेशर की वजह से ड्यू टू ऑस्मोसिस ये इसका लेवल ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इमीडिएट स्टॉप कर दें, यानी कि हम इतना एक्सटर्नल प्रेशर निकालें कि नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से थ्रू ऑस्मोसिस क्रॉस कर रहे थे उनको स्टॉप करने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है जब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो वी कैन डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एज द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट is called osmotic pressure and it terms at pi। और इसको हम प्रेशर को आप दूसरे वे से भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज हम एक थिसल फनल लेते हैं और उसमें जिसका एक ओपन एंड है माउथ, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बंद कर देते हैं, फिर उसमें हम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि ये माउथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बंद हो गया तो सॉल्यूशन इसमें रह जाएगा। अब हम इस थिसल फनल को डिप कर देते हैं एक बिकर में, उसमें हम
सॉल्वेंट जिसमें शुगर सॉल्यूशन बनाया था हमने, वाटर में बनाया था, तो डिस्टिल्ड वाटर एज ए सॉल्वेंट जो है वो बीकर में डाल देते हैं, प्योर सॉल्वेंट। और ये हो गया शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। अब दोनों में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, शुगर पार्टिकल है। अब क्या होगा, शुगर पार्टिकल जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर आना चाहेंगे, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल को अपने में से पास होने नहीं देगी। लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, तो सॉल्वेंट पार्टिकल जो है कहाँ से फ्लो करेंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो आपका सॉल्यूशन है इसका लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसी स्टेट आएगी जिसमें ये जो है लेवल जो है सॉल्यूशन का वो राइज होना बंद हो जाएगा कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद। यानी कि वो स्टेट डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। और उस स्टेट में क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम होता है, यानी जो लेवल राइज हुआ उस कॉलम का जो प्रेशर होता है एक्जेक्टेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो क्या करता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो ड्यू टू ऑस्मोसिस एंटर हो रहे थे उनकी एंट्री को, उनके फ्लो को प्रिवेंट कर देता है। तो यानी कि दिस हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है ये हमें क्या देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू देता है। टॉपिक आता है हमारा एंडोस्मोसिस। सो एंडोस्मोसिस में क्या करते हैं कि मान लो कोई भी लिविंग जो सेल है यानी प्लांट या एनिमल का, तो उसके स्किन के अंदर की जो थिन लेयर होती है दैट इज सेमी परमिएबल। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग को लेते हैं तो उसका सेल जो है वो नॉन परमिएबल है, बाहर का जो सेल होता है हार्ड सेल। तो हम क्या करेंगे, उस सेल को अगर निकाल लें तो अंदर एक, उस सेल के अंदर एक बिल्कुल बारीक थिन है ना झिल्ली सी होती है, मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। तो वो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। एग के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट उसको साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसमें जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं जैसे मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन एटसेट्रा। अब हम लेट इस एग को जो है जिसका सेल उतार दिया गया है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर में डाल देते हैं, प्योर सॉल्वेंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो एग विदाउट सेल की जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल है, इसको हमने जो है प्योर वाटर सॉल्वेंट में डाल दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल पास थ्रू सेमी परमिएबल मेंबर इनटू द एग। एग के साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में ये एंटर होना शुरू कर देंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है किसी सेल के अंदर फ्लो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। और इससे क्या हो जाएगा, एग जो है आपका स्वेल हो जाएगा या ब्रस्ट हो जाएगा। एग जो है या तो स्वेल हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है टर्म एक्जोस्मोसिस। एक्जोस्मोसिस में क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ ऑस्मोसिस है। जो लिविंग सेल है जैसे मैंने पहले आपको बताया है, जैसे हमने एग विदाउट सेल लिया है यानी उसकी थिन मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। अब आप इसके अंदर भी सॉल्यूशन है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा हैं, सो सॉल्यूट पार्टिकल है। अब इसको आप इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप कर दो किसी बीकर में, तो जो बाहर का हाईली कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
तो यहाँ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और जो लेस कंसंट्रेटेड, जैसे आपने एग लिया, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है, वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जो मोर कंसंट्रेटेड है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सेल के अंदर से बाहर आने फ्लो करने शुरू हो जाएंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे क्या हो जाएगा, आपका एग सेल श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जोस्मोसिस बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जब दो सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई दो सॉल्यूशंस हैं वो सेमी परमिएबल के द्वारा सेपरेटेड हैं, लेकिन उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर तभी सेम होंगे अगर दोनों की इक्विमोलर कंसंट्रेशन होगी, यानी दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी एट ए गिवन टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.9% जो हमारा सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम होता है, दैट इज आइसोटोनिक विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल्स। जो हमारे ब्लड सेल होते हैं उसके अंदर, ब्लड सेल के अंदर जैसे आरबीसी वगैरह है या डब्ल्यूबीसी है, उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। यानी कि अगर पेशेंट को हमने सैलाइन वाटर देना है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.9%, क्योंकि वो सेफ होता है, क्योंकि उसमें ना एक्जोस्मोसिस होता है ना एंडोस्मोसिस होता है, ठीक है। और हमारे ब्लड सेल जो हैं ना स्वेल होंगे ना श्रिंक होंगे। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे हमने पहले बताया था, जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अब मान लो किसी पेशेंट में अगर हम NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम हो, तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द ब्लड सेल। और क्या हो जाएंगे, ब्लड सेल श्रिंक हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। तो ये पेशेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक। जैसे हमने पहले बताया था, हाइपोटोनिक मींस लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, अगर ऐसा सैलाइन वाटर जिसमें सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से कम हो, तो उसमें क्या होगा, वाटर विल फ्लो इन द सेल। जो हमारे ब्लड सेल हैं उसके अंदर सॉल्वेंट वाटर फ्लो करना शुरू कर देंगे, और वो क्या हो जाएंगे, जैसे एग स्वेल हुआ था वैसे ये भी स्वेल हो जाएंगे या बर्स्ट हो जाएंगे हमारे आरबीसी या ब्लड के सेल। तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं हेमोलाइसिस, बर्स्ट होना। तो ये भी पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सप्रेशन फॉर osmotic pressure pi. So as we know experimentally that osmotic pressure pi is directly proportional to concentration of the solution. So pi directly proportional to concentration, and also osmotic pressure also directly proportional to temperature of the, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की भी ज्यादा होगी, अधिक होगी, और उससे क्या होगा, वेलोसिटी भी अधिक होगी। तो वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ एज वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज
ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ऑफ ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मींस वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मींस N/B, यानी कि इट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तो इसका मतलब आपका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, that is why it is colligative property. So by combining 1 and 2 equation, we get pi directly proportional to concentration of the solution and temperature of the solution in Kelvin. Now pi is equal to r ct, where r is constant of proportionality, और ये जो r है इसे सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है जो कि आपके आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो r है जिसे हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं उसके बराबर इसकी वैल्यू है। नाउ पाई इज इक्वल टू c को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं n/v से, NVRT. On rearranging this equation, we get pi v is equal to nRT. So this equation जो हमें obtained हुई, इस equation को बोलते हैं want Hopf equation for dilute solutions. तो ये dilute solutions के लिए applicable है want Hopf solutions. Now next आता है calculation of molar mass of solutes. तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं इससे। लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2, amount of solute dissolved in the solution is W2 gram, molar mass of solute is M2 gram. So according to want Hopf equation, pi v is equal to N2RT, where N2 is the number of moles of solute. The number of moles of solute is equal to amount of solute dissolved in the solution in grams over molar mass of solute M2 into RT. So इस यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, molar mass of solute M2 is equal to W2RT over pi v, where M2 is molar mass of solute, W2 is amount of solute dissolved in the solution, and in grams R is a solution constant whose value is which value is equal to the gas constant R, and T is the temperature in Kelvin, pi is osmotic pressure, V is the volume of the solution. Next topic आता है reverse osmosis and water purification. तो रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे कि टर्म नेम से ही पता चल रहा है कि ऑस्मोसिस से को रिवर्स करना, यानी कि कैसे। अब इस टर्म को समझने के लिए सपोज हम दो कंपार्टमेंट ले लेते हैं, एक में इनलेट ऑफ साल्ट वाटर है जैसे कि सी वाटर होता है ना, तो वो हाईली कंसंट्रेटेड विद साल्ट होता है, साल्ट एज ए सोल्यूट पार्टिकल होते हैं। और दूसरा कंपार्टमेंट में आप ले लेते हैं फ्रेश वाटर और उसके साथ आउटलेट वार लगा हुआ है। अब जैसे सी वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल है और उसे हम पी भी नहीं सकते हैं, पिएंगे तो नुकसान करेगा, वो वॉमिटिंग हो जाएगी अंदर से और वाटर हमारी बॉडी से और बाहर निकल जाएगी। तो हमें इस वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए, अब जैसे कि मान लो ये बीच में पार्टीशन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो है हमने सेपरेट किया है, तब होगा क्या, ड्यू टू ऑस्मोसिस, जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो पास कर जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टुवर्ड्स साल्ट वाटर। लेकिन हमने क्या करना है कि इसके फ्लो को रोकना है, प्रिवेंट करना है, ताकि इससे अपोजिट साइड से हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है। तो इस तरफ पिस्टन प्रोवाइडेड है,
उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक्सटर्नल प्रेशर इतना अप्लाई करना है कि वो जस्ट स्टॉप, नॉट ओनली स्टॉप द फ्लो ऑफ द वाटर, बट इतना ज्यादा हो कि उल्टा रिवर्स हो जाए, यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की ओर हो जाए, यानी कि पी एक्सटर्नल मस्ट बी ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साल्ट वाटर, यानी कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा आपका पी एक्सटर्नल, यानी कि जो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पिस्टन पर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस तरह से साल्ट वाटर से वाटर जो है वो फ्रेश कंपार्टमेंट में आ जाएंगे और हमें जो है वो ड्रिंकेबल वाटर जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। सो थैंक यू, धन्यवाद।